हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईपीए इंस्टीट्यूट। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स और अभी टॉपिक चल रहा है सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एक पार्ट है ये टॉपिक। हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में टू पार्टिकल सिस्टम एंड एन पार्टिकल सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। आज की क्लास में हम रिजिड बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो एक बार क्विकली जो भी अभी तक पढ़ रखा है उसको एक बार क्विकली टॉपिक्स को गो थ्रू करते हैं। देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेंटर ऑफ मास फॉर रिजिड बॉडीज। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक्सटेंडेड बॉडीज है, तो हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए उनको एज ए रिजिड बॉडी कंसीडर कर लेते हैं। रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके ऊपर अगर हम लोगों ने प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, तो उसकी शेप एंड साइज में चेंजेस नहीं आते हैं, ऐसा हम रिजिड बॉडी समझते हैं। लेकिन रियल लाइफ में रिजिड बॉडीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे एक लिमिट के बाद उसके शेप एंड साइज में चेंजेस आ ही जाते हैं। आगे बात करते हैं। Then we studied the concept of system, internal forces and external forces. इंटरनल फोर्सेस वो होते हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इन्हें हम कंसीडर नहीं करते। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मोशन होगा या फिर उसमें जो भी इफेक्ट्स दिखाई देंगे वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से होंगे। Then we talked about the kinds of motion, pure translation motion, pure rotational motion, and the combination of translational and rotational motion. प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है देन इट इज हैविंग द ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अलोंग घूम रहा है तो दैट हैज द रोटेशनल मोशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है और साथ में एक स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है तो वो वाला केस हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। सबके एग्जांपल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम इसको क्विकली देख रहे हैं यहाँ पे। देन वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो, जब भी कोई बहुत बड़ा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता है तो उसमें हर एक एक पार्टिकल के मास को कंसीडर करना, उसकी पोजीशन को कंसीडर करना, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम न्यूटन के सारे लॉज को अप्लाई कर पाते हैं और जो भी हमारी फिजिक्स है वो बहुत ही स्मूथली सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई हो जाती है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पे हम मान के चलते हैं कि उस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल का या उस बड़ी सी एक्सटेंडेड बॉडी का सारा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसा रियलिटी में नहीं है, मास तो सब जगह पे स्प्रेड हो रखा है, लेकिन हमने एक पॉइंट कंसीडर कर रखा है जहां पे हम अज्यूम करके चलते हैं कि सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है एंड दैट पॉइंट इज नॉन एज सेंटर ऑफ मास। और फिर हम उसी पे ही जितने भी हमारे लॉज ऑफ मोशन है उनको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज फॉर टू पार्टिकल सिस्टम द सेंटर ऑफ मास। हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज द पोजीशन वेक्टर फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। हमारे पास आता है m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू पार्टिकल सिस्टम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। देन हमने n पार्टिकल्स के लिए पढ़ा, n पार्टिकल्स में क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर? दिस विल बी इक्वल टू m1r1 प्लस mn डिवाइडेड बाय m1 प्लस mn। दिस इज हाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, समेशन i टेंडिंग फ्रॉम 1 to n mi ri डिवाइड बाय mi। कुछ इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास दिया था फॉर n पार्टिकल सिस्टम। अब इसमें भी अगर हमें x, y और z कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो उनको हमने फर्दर सॉल्व किया और फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास में x, y और z कोऑर्डिनेट कितने आ गए? x कोऑर्डिनेट आया इंटीग्रेशन x डॉट dm डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। अगर हम सारे मासेस के सम को कैपिटल M के बराबर मानते हैं तो वी कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस,
x डॉट dm। दिस इज दी लिमिट लगा देंगे हम जहां पे भी हमें जरूरत होगी। अभी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लिमिट लगेगी, कैसे हम इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। y कोऑर्डिनेट हमें कितना मिला, y कोऑर्डिनेट हमें मिला y डॉट dm डिवाइडेड बाय dm एंड वी गॉट z कोऑर्डिनेट एज z डॉट dm डिवाइडेड बाय dm। तो ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आ गए x, y एंड z कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने इसको बहुत ही क्विकली रिवाइज किया। अब हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडीज। हम कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके चलेंगे कि हमारे पास में ये रिजिड बॉडीज हैं और इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में सबसे पहले एक यूनिफॉर्म थिन रोड है और हम पता करना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो हम पता करते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। इसे 0 0 मान लो, ये y कोऑर्डिनेट y एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस। और यहाँ पे हमारे पास में एक रोड रखी हुई है जिसका लेंथ कैपिटल L के बराबर है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस थिन रोड, कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो अब देखो, इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको पूरा एक डेरिवेशन बताऊंगी। अब डेरिवेशंस हम क्यों करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन हमें न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेंगे। जैसे ये वाला जो डेरिवेशन है इसे हम करेंगे एंड देन वी विल सी कि ये हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करेगा। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक L लेंथ की रोड है जिसका एक हमारा 0 0 यहाँ ओरिजिन पे एंड है और दूसरा जो एंड है वो कहाँ पे है, L0 पे। x कोऑर्डिनेट तो L है और y कोऑर्डिनेट 0 है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड। अब सेंटर ऑफ मास, अब यहाँ पे अगर हम मास को देखें इस पर्टिकुलर रोड के, तो वो मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ फॉर्मूलाज का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी जब आप 12th क्लास में आएंगे तो वहां पे चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से आप यहाँ मास के डिस्ट्रीब्यूशन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत डिटेल में एक टॉपिक रहता है, उससे काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। लीनियर मास डेंसिटी क्या आ जाएगी हमारे पास में, अगर हम इसे यहाँ पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करें तो द फॉर्मूला विल बी मास पर यूनिट लेंथ। कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। अगर मैं कहूं कि ये जो हमारी एक L लेंथ की रोड है ये कुछ छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो अगर ये छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर बनी है तो हम कहते हैं कुछ इस तरीके से इसके काफी सारे सेगमेंट्स होंगे। इनमें से ही हम एक छोटा सा सेगमेंट यहाँ कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू dx। dx सेगमेंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया। अगर इस dx सेगमेंट के लिए मुझे मास चाहिए तो वो मास मुझे कितना मिल जाएगा, dm विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू dx। दिस विल बी द मास फॉर दिस थिंग। तो अब ये dm को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट लेंथ इनटू dx। ये हमारे पास आ गया। अगर टोटल हम लोगों को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की बात करनी है तो सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला ऑलरेडी यू हैव। फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास का, x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन x डॉट dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। ये हमारे पास में x का फॉर्मूला है। अगर मैं इसे लिमिट लगाऊं तो 0 से L की लिमिट लगा सकते हैं। वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 टू L, यहाँ पे आपके पास आ गया x इंटू dm की वैल्यू लिखते हैं। dm कितना आया हमारे पास, m अपॉन l इंटू dx। तो m अपॉन l इंटू dx, m अपॉन l इंटू dx डिवाइडेड बाय अगेन 0 टू l m बाय l इंटू
dx। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें इंटीग्रेशन करना है और इसे सॉल्व करना है, तो नाउ लेट्स डू इट। इसे सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो वी कैन सिंपली टेक m बाई एल कॉमन, और इंटीग्रेशन किसका होगा, x डॉट dx का। नीचे m बाई एल को हम एक बार बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं सिर्फ और सिर्फ dx का। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 टू l। हमने सॉल्व कर दिया x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा के, और फिर उसके बाद में लिमिट्स यहां पे रख दी, डिवाइडेड बाय m अपॉन l, दिस विल बी dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा 0 टू l। सॉल्व करते हैं फर्दर, दिस विल कम आउट टू बी m अपॉन l, यहाँ x की जगह l वैल्यू रख देते हैं तो l स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 0 है तो वो ऑलरेडी 0 हो जाएगी, मैंने उसे लिखा नहीं है, डिवाइडेड बाय m अपॉन l, एंड हियर ऑल्सो वी विल पुट द वैल्यू, तो x की जगह l लिख दो माइनस लोअर लिमिट 0। यहां से हम देख रहे हैं m बाई एल से m बाई एल कैंसिल हो गया, हमें कितना मिल गया, वी हैव गॉट l स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1 अपॉन l। l से एक l कैंसिल हो गया, एंड हियर वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x l बाय 2। y की वैल्यू ऑलरेडी 0 है यहाँ पे, तो जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को मिला, भाई y की वैल्यू 0 कैसे आएगी, तुम यहाँ वैल्यू पुट करोगे ना तो तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएगी। जैसे हमने x फाइंड आउट किया वैसे ही y फाइंड आउट कर लो, तो y का कुछ दिया हुआ नहीं है, वो 0 है, तो y कोऑर्डिनेट हमें 0 मिल जाएगा, एंड सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए l बाय 2 समेशन 0। तो किसी भी थिन यूनिफॉर्म रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके मिड में लाई करेगा। अगर लेंथ है l के बराबर, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके बीचों बीच उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ये हमने एक रिजिड बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट किया। अब इसी पे बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे बहुत बार जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो उन कमेंट्स में मुझे बार बार यही मिलता है कि मैम जो टॉपिक है उससे आप एक बार रिलेट करके कुछ क्वेश्चंस बताना, ताकि हमें पता चल पाए कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमने पहले एक थिन यूनिफॉर्म रोड थी, उसके लिए सेंटर ऑफ मास निकाला, दैट वाज l/2 और 0 आया। अब सेम तरीका अपना के जो अभी यहाँ डेरिवेशन में हमने यूज किया, हम एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, है रोड ऑफ लेंथ l, और कब ये आया हुआ है, ये है क्वेश्चन 2020 जेई मेंस का सवाल है, इवनिंग शिफ्ट में आया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a rod of length L has non-uniform linear mass density given by, यहाँ पे linear mass density rho is equal to a plus b x square upon L square. This is the linear mass density of the thin rod has been given. आगे बोला है where a and b are constants, और जो x की वैल्यू है वो 0 से L के बीच में लाई कर रही है। हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताना है, तो हमारे पास अगेन एक यूनिफॉर्म रोड है और उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट बताना है। y कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि x कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला आता है दैट इज गिवन बाय x डॉट dm डिवाइडेड बाय dm। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे जो dm है दैट विल बी व्हाट, dm विल बी इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू dx। हमें लीनियर मास डेंसिटी ऑलरेडी यहां पे दे रखी है, दैट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो हम वैल्यू लिख लेते हैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx। दिस इज इक्वल टू dm। ठीक है, अब हम वैल्यू को पुट करते हैं x कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले में और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। ये जो फॉर्मूलाज है ये मैंने तुम्हें बताए थे जब n पार्टिकल सिस्टम करवाया था सेंटर ऑफ मास का, तो वहां से ये सारे फॉर्मूलाज देख लीजिएगा।
वैल्यूज पुट कर देते हैं, हम डीएम की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास में x आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे 0 से l तक, x डॉट डीएम, डीएम किसके बराबर, a प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू l, और हमें फिर से डीएम की वैल्यू लिखनी है, दैट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इस सिंपल से इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, दिस विल बी गिवन बाय, आप इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा 0 टू l ए एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 टू l बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय 0 टू l ए डॉट डी एक्स प्लस 0 टू l बी एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने पे हमें ये मिल जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगी है 0 से l तक, प्लस बी एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय a x 0 to l the limit plus b x क्यूब अपॉन l स्क्वायर, अब इस पे भी लिमिट लगाएंगे 0 to l, दिस विल बी b x क्यूब अपॉन 3l स्क्वायर एंड द लिमिट विल बी फ्रॉम 0 to l। सॉल्व करते हैं इसे, सॉल्व करने पे ये कितना आ जाएगा, a l स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b l टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा जब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 4 आया तो नीचे भी यहाँ पे हमें 4 लिखना है, तो दिस विल बी 4l स्क्वायर, इस स्क्वायर को इससे कैंसिल करेंगे, दिस विल बी l स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये कितना हो गया a इंटू l प्लस बी एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3l स्क्वायर, l स्क्वायर को कैंसिल करके सिर्फ एक l रख लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो दिस विल बिकम 2al स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3al प्लस bl डिवाइडेड बाय 3, ऊपर से l स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, तो जब l स्क्वायर कॉमन लेंगे तो दिस विल बिकम 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 4, और यहां नीचे से भी l को कॉमन ले लेते हैं, देन दिस विल बिकम 3a प्लस b डिवाइड बाय 3। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये l से एक l कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2a प्लस b डिवाइडेड बाय 4 3a प्लस b, दिस विल बी द आंसर। एक बार देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, 3/4 2a प्लस b 3a प्लस b इंटू l, दिस विल बी द आंसर, थर्ड वन विल बी द आंसर 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द जेई मेंस 2022। ये क्वेश्चन 2 पार्टिकल सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, there are 2 blocks of mass 10 kg and 30 kg and are placed on the same straight line with coordinates 0 0 and x 0 centimeter। हमारे पास में एक कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन पे 2 ब्लॉक्स को हम लोगों ने रख रखा है, तो लेट्स डू इट। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसका 0 0 ओरिजिन
ओरिजिन पे एक ब्लॉक को रखा जिसका मास 10 kg के बराबर है, दूसरा एक 30 kg का मास रखा हुआ है इसी स्ट्रेट लाइन पे, और ये ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, दिस इज एट x0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x0 है, 10 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स 0 0 है। आगे देखते हैं, the block of 10 kg is moved on the same line through a distance of 6 centimeter towards the other block। हम अब इस 10 kg वाले ब्लॉक को 30 kg वाले ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और कितना हमने इसको आगे बढ़ाया है, 6 सेंटीमीटर्स आगे बढ़ा दिया, तो ये यहाँ पे ये इसका नया पोजीशन हो गया और 6 सेंटीमीटर से ये आगे बढ़ गया। आगे देखिए, the distance through which the block of 30 kg must be moved to keep the position of center of mass of the system unchanged। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन समझना, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, एक 10 kg का, एक 30 kg का, उन दोनों का कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा, वो सेंटर ऑफ मास हैवियर मास की तरफ इंक्लाइंड रहेगा, तो हम कहते हैं 30 kg वाला मास जो है उसकी तरफ हमें एक सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब क्या किया, जो 10 kg वाला मास है उसको 6 सेंटीमीटर आगे खिसकाया, जब उसको आगे खिसकाया तो अब हमसे कहा जा रहा है कि हम अब सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करना चाहते, जहां पहले सेंटर ऑफ मास था वहां पे ही सेंटर ऑफ मास रहेगा। आप क्या कर सकते हो, 30 kg वाले ब्लॉक को आगे खिसका दो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30 kg ब्लॉक को कितना आगे हम मूव करवाएं ताकि हमारा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो। तो अब इसके लिए हम टू पार्टिकल सिस्टम का फॉर्मूला यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट आता है दैट इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट है नहीं, हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट पता करना है, तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1x1 प्लस m2x2 divided by m1 plus m2। This is the formula। अब सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज, लेकिन जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है 10 kg वाला उसके कोऑर्डिनेट में चेंज है, x1 में चेंज है, हमें बताना है x2 में कितना चेंज करें, तो हम यहाँ पे चेंज इन पोजीशन कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बी द चेंज इन व्हाट, सेंटर ऑफ मास into 0, this should be equal to m1, कितना चेंज किया हमने x1 कोऑर्डिनेट में, कितना चेंज किया हमने x2 कोऑर्डिनेट में, डिवाइड बाय m1 प्लस m2। x1 x2 में चेंज होगा तो बहुत ऑब्वियस है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गए, तो हमने उस हिसाब से फॉर्मूला लिख लिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ मास तो चेंज ही नहीं करना। अगर सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स तो 0 के बराबर आ गया। अब डेल्टा एक्स जब 0 के बराबर है तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, दिस विल बी रिटन एज 0, दिस इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1, मतलब जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसके कोऑर्डिनेट में कितना चेंज आया, तो हमने 6 सेंटीमीटर उसको चेंज किया है, 6 सेंटीमीटर चेंज किया है तो हम यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस m2 डेल्टा x2। अब ये डेल्टा x2 तो हमें फाइंड आउट करना है, m1 एंड m2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, m1 इज 10 kg एंड m2 इज 30 kg, तो वी विल बी राइटिंग 10 kg, हियर वी विल राइट 30 kg डिवाइडेड बाय 40, दिस इज इक्वल टू 40। अगर 40 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 के बराबर हो गया। हमारे पास में इक्वेशन क्या बन रही है, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 0.06, दिस इज इक्वल टू -30 डेल्टा x2। तो जो चेंज आएगा 30 kg मास में दैट विल बी 10 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 30, दिस विल बी द चेंज इन सेकेंड मास अगर हम सेंटर ऑफ मास को चेंज नहीं करना चाहते। तो यहां से मैथ्स आप कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है there are two bodies of mass 1 kg and 3 kg have the position vector I cap plus 2j plus k cap. Next,
-3i minus 2j plus k cap respectively. The magnitude of position vector of center of mass of the system. हमें center of mass का position vector find out करना है. Again 2 particle system है यहाँ पे, तो 2 particle है, दोनों के position coordinate दिए हुए हैं, हमें उनके center of mass का position coordinate find out करना है. JEE Mains 2022 का question है. फिर से 2 particle system के लिए formula लिखते हैं. The formula is R vector is equal to m1 x1 plus m2 m1 r1 plus m r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2. ये हमारे पास में फॉर्मूला आया. तो अब यहां से R वेक्टर कितना हो जाएगा? m1 हमें ऑलरेडी गिवन है 1 kg, r1 इज गिवन i कैप plus 2j cap plus k cap plus m2 is given 3 kgs, so this is 3 and the position vector is minus 3i cap minus 2j cap plus k cap divided by m1 plus m2, that is 3 plus 1 4. ये हमारे पास 4 आ गया. सॉल्व करते हैं इसे. जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? i cap प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस को हटा रही हूं मैं यहां पे, कितना आ जाएगा? -9i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय 4. ये आया. अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा? i कैप को i कैप से माइनस करो तो -9 प्लस 1, तो मतलब -8 आ जाएगा. दिस विल बी -8 i कैप. अब j को j से 2j माइनस 6j, तो दिस विल बी -4j कैप प्लस 3k एंड 1k, तो दिस विल बी 4k कैप डिवाइडेड बाय 4. अगर हम न्यूमरेटर में से 4 को कॉमन ले लेते हैं और उसको डिनोमिनेटर के 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट आ जाएगा. पोजीशन कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. सो दिस विल बी द आंसर फॉर द सेंटर ऑफ मास पोजीशन कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमने किए. जेई के ही हमने मेनली 3 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं. 20 में आया 1 सवाल, 2 सवाल 2022 के लिए हैं. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास. तो देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता. सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है जो भी ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है, उसकी साइज कैसी है, या फिर उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. मास जिधर की साइड ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उधर शिफ्ट हो जाएगा. तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस पर डिपेंड कर गई? शेप, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे. तीसरा यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब ट्रांसलेशनल मोशन होता है तो उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में चेंज आता है, बट रोटेशनल मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे. अगर हम सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं तो जितने भी हमारे मैक्रोस्कोपिक लेवल की बॉडीज है उन सब पे हम न्यूटन के लॉस को अप्लाई कर सकते हैं. और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम मैकेनिक्स जो भी हमने पढ़ी है, जितने भी लॉज ऑफ मैकेनिक्स पढ़े हैं, उन सबको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वैलिड प्रूव किया जा सकता है. सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सेंटर ऑफ मास. देन वी हैव द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में क्या कहेंगे? वी हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. अब ये जो हमारे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ये जो पार्टिकल है इनका मास m1, m2, m3, m4, mn ऐसे करके यहाँ पे मल्टीपल मासेस आर प्रेजेंट. अगर मल्टीपल मासेस हैं तो अगर इनकी पोजीशन वेक्टर को देखा जाए तो कुछ पोजीशन वेक्टर भी होगा, r1, r2, r3, r4 कुछ इस तरीके से रहेगा यहाँ पे. तो अगर n पार्टिकल सिस्टम है तो उनका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू r वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn
आर एन डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड mn, ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अब जो हमारे पास में नीचे यहाँ पे हमने m1 m2 m3 m4 ये सबको जो प्लस किया है, अगर मैं इस पूरी की पूरी वैल्यू को कैपिटल M के बराबर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। हम कह रहे हैं कि जो मास है ऑब्जेक्ट्स का वो चेंज नहीं हो रहा है, जो टोटल मास है दैट इज कांस्टेंट। इवन जो m1 m2 m3 हम ले रहे हैं वो भी हम यहाँ पे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो इफ देयर इज नो चेंज इन द मास ऑफ द पार्टिकल्स, तो उस वाले केस में मैंने इसको कैपिटल M लिख लिया और मेरे पास में जो पोजिशन कोऑर्डिनेट आया दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस mn rn डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इस कैपिटल M को हम इधर ले आते हैं तो दिस विल बी M R वेक्टर, दिस इज इक्वल टू M1 R1 एंड सो ऑन। अब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज हो रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, कोई फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर एक्सटर्नली लग रहे हैं। अब जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसमें इंटरनल फोर्सेस भी होंगे, लेकिन इंटरनल फोर्सेस हम जानते हैं कि एग्जिस्ट इन पेयर है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से इनकी जो पोजीशन है उसमें कुछ चेंज आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम उसको लिखते हैं तो वी कैन सिंपली राइट dr डिवाइडेड बाय dt, दिस इज इक्वल टू m1 dr1 डिवाइडेड बाय dt एंड mn drn डिवाइडेड बाय dt। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये हमें क्या दे देगा, दिस इज गोइंग टू गिव अस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हम इनको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखते हैं, देन दिस विल कम आउट टू बी mv इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन। हमारे पास में यहाँ पे वेलोसिटी की फॉर्म में ये आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन जो हमें मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास से मिल रही है। अगर हम इस वेलोसिटी को भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे वी विल गेट m dv अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू m1 dv1 अपॉन dt प्लस mn dvn अपॉन dt। हमारे पास में ये एक इक्वेशन आई। जब ये इक्वेशन आई तो दिस विल बी इक्वल टू m1 a1 प्लस mn an। ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन की फॉर्म में m a वेक्टर, अगर दिस इज m1 a1 तो f1 लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे फोर्स f1 है, तो दिस इज इक्वल टू f1 फोर्स प्लस f2 फोर्स एंड सो ऑन। अगर मैं इसका टोटल फोर्स देखूं तो दैट टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द F एक्सटर्नल जो उस पूरी एक्सटेंडेड बॉडी पे लग रहा है। तो हियर वी हैव गॉट F एक्सटर्नल इज इक्वल टू ma वेक्टर। सो दिस comes out to be the motion of the extended bodies or you can say the motion of the center of mass। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करें तो उस पे भी हम अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं तो इसका मतलब उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं और वही पॉइंट की वेलोसिटी में चेंज आने से एक्सेलरेशन है, पोजीशन बदल रही है, कुछ वेलोसिटी है, तो ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो इस तरीके से हम एक्सटेंडेड बॉडीज पे हम इन लॉज को अप्लाई करते हैं और उनके मोशन की कंसीडरेशन या मोशन की स्टडी करते हैं। नाउ लेट्स सी लीनियर मोमेंटम का क्या कॉन्सेप्ट है। अगर हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो लीनियर मोमेंटम में क्या आएगा, वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम इज गिवन एज p इज इक्वल टू mv। ठीक है, ये हमारा लीनियर मोमेंटम है। अगेन वी हैव अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं टोटल लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम्स। तो जो इंडिविजुअल पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम है उनके सम के बराबर आएगा। तो दिस p इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2
एंड सो ऑन। ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से टोटल लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, जो किसके बराबर आ रहा है, सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो लीनियर मोमेंटम है उसके बराबर। वी ऑल नो दैट P इज इक्वल टू mv। अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो दैट कम्स आउट टू बी dp अपॉन dt m dv अपॉन dt। मास को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो दिस कम्स आउट टू बी dp अपॉन dt इज इक्वल टू ma। और हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम F लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो यहाँ पे अगर हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लिया तो हम क्या कह रहे हैं कि हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को यहाँ वैलिड प्रूव कर रहे हैं इफ वी आर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया हमारे पास में, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन सिंपली से इफ एफ एक्सटर्नल, जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, अगर ये 0 के बराबर है तो उस वाले केस में dp अपॉन dt दिस विल बी इक्वल टू 0, और यू कैन से द वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, p विल बी कांस्टेंट, तो हम यहाँ से वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर एक्सटर्नल फोर्सेस 0 होंगे तो ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कैसी रहेगी, इट विल बी कांस्टेंट। And this is how the Newton's laws, or you can say the laws of mechanics, can be proved valid by using the concept of center of mass. तो हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या पढ़ा कि हमारे पास में जो भी F external है, if this F external is equal to 0, in that case the change in momentum is equal to 0. Change in momentum is equal to 0 से मतलब हुआ the linear momentum is constant और we can say the velocity is constant. तो यहां से we can say that अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जो रेस्ट पे है और एक्सटर्नल फोर्सेस 0 है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में है और हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास जिस पर्टिकुलर लाइन में मूव कर रहा था वो उसी में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब बात आती है कि आखिर ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता किस तरीके से है, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं हम इनको। तो नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रेडियम एटम की। रेडियम एटम के कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये डिसइंटीग्रेट होता है और इंटीग्रेशन के बाद में इट मेक्स हीलियम एंड रेडॉन। ये हीलियम एंड रेडॉन नाम के दो दूसरे न्यूक्लियाई बनाता है। जब दूसरे न्यूक्लियाई बने तो हम देख रहे हैं यहाँ पे F एक्सटर्नल तो 0 है और जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, और F एक्सटर्नल 0 है मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जो भी बिफोर द कॉलिजन, ये बिफोर द इंटीग्रेशन जो लीनियर मोमेंटम था वही आफ्टर द इंटीग्रेशन लीनियर मोमेंटम होगा। सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट पे था तो रेस्ट पे रहेगा, अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा था किसी स्ट्रेट लाइन में तो वो उसी स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस रेडियम न्यूक्लियस। अगर ये रेडियम न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ मास है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये एक हीलियम एटम बनाएगा और एक रेडॉन बनाएगा। जो रेडॉन है, एक सेकेंड, ठीक है, जो रेडॉन है और हीलियम है ये कैसे मूव करेंगे? बैक टू बैक मूव करेंगे। बैक टू बैक इसलिए मूव करेंगे ताकि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहे। ये हमारा पहला केस। दूसरा, अगर ये जो रेडियम न्यूक्लियस है ये किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो हम कहेंगे कि ये रेडियम न्यूक्लियस इट वाज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता रहेगा? इसी लाइन में ऐसे ही मूव करते रहना चाहिए। अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट होके इसने रेडॉन और हीलियम बनाए। तो रेडॉन और हीलियम कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, इधर हमारा रेडॉन मूव कर रहा है, इधर हीलियम मूव कर रहा है, कि जो सेंटर ऑफ मास आए वो सेंटर ऑफ मास हमारा इसी स्ट्रेट लाइन में आए, वो यहां से चेंज ना हो। सो दिस इज हाउ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल वर्क। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं हम। हमारे पास में दूसरा एग्जाम्पल है अर्थ एंड मून सिस्टम का। अर्थ एंड मून सिस्टम में हम जानते हैं
कि अगर इसको मैं अर्थ मानूं तो जो मून है वो इसके चारों तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है, और जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ मूव करती है, तो यहाँ पे सन आएगा, और अर्थ मूव करती है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, तो ये इलिप्स की फॉर्म में यहाँ पे मूव करेगी। यहाँ सन ले लेते हैं। ठीक है, जो अर्थ और मून है ये एक टू पार्टिकल सिस्टम बना रहे हैं, टू पार्टिकल सिस्टम है, और इन दोनों के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज एन इंटरनल फोर्स। अब इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई नहीं लग रहा है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसका मोशन किस तरीके से होगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर मून हमने यहाँ पे लिया, अगर अर्थ यहाँ लिया, तो हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, मून का कम है, तो टूवर्ड्स द हैवियर साइड सेंटर ऑफ मास हमेशा प्रेजेंट होता है, तो ये अर्थ के पास में प्रेजेंट होगा। अब जो ये अर्थ के पास में प्रेजेंट है सेंटर ऑफ मास, दिस सेंटर ऑफ मास विल मूव इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। तो सन के चारों तरफ जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, ये अर्थ और मून सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का रहेगा। So this is how center of mass for particle system और उस सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इवन बाइनरी स्टार्स के लिए भी हम सेंटर ऑफ मास का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का मोशन है उसी को कंसीडर करते हैं। बाइनरी स्टार्स का कॉन्सेप्ट भी इसी तरीके से काम रहेगा, जो इंटरनल फोर्स है दोनों के बीच का वो यहाँ पे कंसीडरेशन में नहीं आएगा, दोनों को एज ए सिस्टम हम कंसीडर करके चलेंगे, और जो सेंटर ऑफ मास है उसके मोशन को कंसीडर किया जाएगा, एंड दैट विल बी द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और क्या एग्जांपल हो सकता है, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में क्या कहते हैं हम कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल से थ्रो करते हैं तो वो कुछ इस तरीके की ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और ऐसी ट्रेजेक्ट्री को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। अब अगर हमने ऑब्जेक्ट लिया है और उसका मोशन देखें तो उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का ये पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री जो है उसी में ही मोशन आएगा, इसके अलावा तो कुछ और हमें दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन बिटवीन द मोशन इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, अगर ये टूट जाता है ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस, हमने कहा कोई चीज थी, बॉम्ब हमने फेंका ऐसे और बॉम्ब बीच में ब्लास्ट हो गया, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करेगा, उसका मोशन कैसे दिखाया जाएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास कैसे, यहाँ फ्रेगमेंटेशन हुआ तो कोई फ्रेगमेंट ऐसे गिरेगा, कोई दूसरा ऐसे गिर रहा है, किसी का ये मोशन है, लेकिन जो इन फ्रेगमेंट्स का सेंटर ऑफ मास है वो अभी भी पुरानी वाली प्रोफाइल या पुरानी वाली ट्रेजेक्ट्री को ही फॉलो करेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो इसी ट्रेजेक्ट्री में चलेगा जिसमें उसको चलना चाहिए था। अगर फ्रेगमेंट्स हो गए तो उन फ्रेगमेंट्स का मोशन चेंज हो जाता है, बट सेंटर ऑफ मास का मोशन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, वो उसी ट्रेजेक्ट्री में जा रहा है। सो दिस वाज अबाउट द टुडेज क्लास। अगर आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट हो, आपको लग रहा हो कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टेप समझ में नहीं आया, या फिर ये वाली टर्म मैम ने किस तरीके से यहाँ पे लिखी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं ट्राई करूंगी आपके आंसर्स देने का, आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने का। इन केस अगर वहां पे हम इसको डिस्कस नहीं कर पाए डिटेल में, तो मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में आपकी क्वेरीज को एड्रेस करके और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उनको रिजॉल्व करने का ट्राई करूंगी। तो जो अगर कोई भी डाउट्स आए आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। इन केस कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को जो आपको नहीं समझ आ रहा और यू वांट कि हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को काफी डिटेल में कवर करें, तो आप वो भी मुझे बताइएगा। वी विल श्योरली डू दैट। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।